Hello everyone, welcome to all of you in this lecture. My name is घनश्याम जोशी और बच्चों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सेकंड ईयर का जो अपने पास जो बुक है स्टैटिक एंड डायनेमिक जो अपना पेपर बच्चों थर्ड है मैकेनिक्स मैकेनिक्स जो बच्चों अपने पास पेपर है उसकी जो बुक है बच्चों डायनेमिक जिसके अंदर से 3 यूनिट आएगी बच्चों अपने सिलेबस के अंदर कितनी यूनिट है बच्चों डायनेमिक में से कितनी यूनिट है बच्चों 3 यूनिट्स है अपने पास ठीक है डायनेमिक्स में से पेपर में बच्चों कितनी यूनिट है 3 यूनिट और स्टैटिक में से बच्चों कितनी यूनिट आएगी 2 यूनिट आएगी तो इसका जो सिलेबस है बच्चों डायनेमिक्स जो बुक है इसका सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है बड़ा है डायनेमिक बुक काफी बड़ी है और क्वेश्चन भी बच्चों वेरी कर जाता है आई मीन टू से कि अपने को काफी इसका सिलेबस करना पड़ता है तब जाके जो बड़ा क्वेश्चन है बच्चों कवर होता है कई बार क्वेश्चन जैसे अगर अपने बात करें यूनिट सेकंड के बारे में बात करते हैं बच्चों पहले पहले यूनिट सेकंड के बारे में फिर यूनिट थर्ड के बारे में बात करेंगे फिर बच्चों यूनिट फोर्थ के बारे में बात करेंगे ठीक है ये अपने 3 यूनिट इनके बारे में बात करते हैं फिलहाल तो इस डायनेमिक के अंदर बच्चों जो अपने पास आप बुक देखोगे जो गोखरू जी की बुक है नवकार पब्लिकेशन की बुक है उसके अंदर से देखो बच्चों एक तो जो यूनिट आपको 3 यूनिट बन रही है वो एक तो इन दो चैप्टर से बन रही है इन दो चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन बनने के चांसेस है थोड़ा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ चांसेस है कि एक बड़ा क्वेश्चन बन जाता है वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन से और एक लेफ्ट लीनियर मोशन से ठीक है इन दो चैप्टर को अगर अगर आप कर लेते हो अच्छी तरीके से तो आपकी कौन सी यूनिट कवर हो जाएगी ये यूनिट कवर होने के चांसेस पूरी हो जाती है यूनिट थर्ड ये देखो वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन along रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन एंड along टेंजेंट नॉर्मल डायरेक्शन ऐसे मोशन हो गया तो इसके अंदर पहला और दूसरा बच्चों दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गया था एक तरीके से ठीक है इसके बाद बच्चों अपने पास आता है ध्यान से देखिएगा बुक के अंदर बच्चों एक ये वाले देखो इसके अंदर मोशन ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग प्रत्यास्थ डोरियों की गति इसमें बच्चों हुक्स लॉ है इसमें क्या है हुक्स लॉ और ये जो चैप्टर 5 है बच्चों कंस्ट्रेंट मोशन ऑन अ प्लेन कर्व या समतल वक्रों पर प्रतिबंधित गति तो बच्चों ये जो है आपकी नेक्स्ट यूनिट है ये देखो हुक्स लॉ दे रखा है ना हुक्स लॉ ये हुक्स लॉ रिलेटेड प्रॉब्लम और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग ठीक है तो ये डॉट है तो मान के चलो कि इतने में से एक बड़ा क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ जाता है तो जो कई बार क्वेश्चन वेरी भी कर जाता है क्योंकि मैं कह रहा हूँ आपको बाकी जो आपकी बुक है उसके अंदर तो फिर भी अपने 3 यूनिट अच्छी तरीके से कर लेते हैं लेकिन इस बुक में क्वेश्चन वेरी कर जाता है कई बार मोस्टली ठीक है तो आपको इसको जितना ज्यादा पॉइंट आप कर सकते हो उतना अच्छी तरीके से करो लेकिन जितना करो उतना अच्छी तरीके से इसके बाद है बच्चों आपका सेंट्रल ऑर्बिट वाला आ गया प्रोजेक्टाइल आ गया इम्पैक्ट आ गया इसमें से सेंट्रल ऑर्बिट जो टॉपिक है बच्चों सेंट्रल ऑर्बिट जो टॉपिक है जिसके अंदर आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा ये देखो सेंट्रल फोर्स सेंट्रल ऑर्बिट पीआर इक्वेशन एक्स टाइम इन ऑर्बिट के अपना स्लो आ जाएगा प्लानेटरी मोशन आ जाएगा ठीक है तो बच्चों इसके अंदर मोस्टली मेन तो केपलर लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन इस पर आपका क्वेश्चन बन जाता है तो इस तरीके से बच्चों अपने ये जो अपना डायनेमिक वाली बुक है आपको इस तरीके से करनी है ताकि आपकी 3 यूनिट कवर हो जाए 3 यूनिट कवर हो जाए यूनिट सेकंड यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ आई बात समझ सॉरी यूनिट सेकंड के अंदर बच्चों देखो आपके पास वर्चुअल वर्क है यूनिट सेकंड में क्या है आपके पास वर्चुअल वर्क है बच्चों ये वर्चुअल वर्क वाला आपका चला जाएगा बच्चों कौन सी बुक के अंदर चला जाएगा स्टैटिक के अंदर चला जाएगा बच्चों किसके अंदर चला जाएगा स्टैटिक के अंदर समझे बच्चों बात को जो आपका ये एनालिटिक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है बच्चों ये स्टैटिक है आपकी यूनिट फर्स्ट और सेकंड बच्चों स्टैटिक बुक की है ठीक है यूनिट फर्स्ट और सेकंड जो है स्टैटिस्टिक्स बुक की है बच्चों आपकी ये यूनिट सेकंड भी वर्चुअल वर्क दे रखा है कैटेनरी दे रखा है ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वर्चुअल वर्क एंड कैटेनरी फोर्सेस एंड 3D ठीक है ये आपकी स्टैटिक बुक की है तो पहले आपको सिलेबस अच्छी तरीके से समझ लेना उसके बाद आप जो चैप्टर है या जो अपने टॉपिक है उनको अपने अच्छी तरीके से करेंगे ये डायनेमिक्स के है ठीक है जितना ज्यादा कर सकते हो उतना ज्यादा कर लेना ताकि आपके कंप्लीट जितने भी मार्क्स है वो आप कंप्लीट ले सको ठीक है समझ रहे हो बात को क्योंकि थोड़ा सा डायनेमिक के अंदर है ना बच्चे डायनेमिक वाली बुक है
उसके अंदर थोड़ी गेम घूमेगी, थोड़ी हार्ड बुक है। स्टैटिक फिर भी थोड़ी सिंपल रहेगी आपके लिए। डायनेमिक थोड़ी सी बच्चों, कुछ चैप्टर डायनेमिक के भी इजी है, जैसे आप ये देखोगे वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन अगर आप पढ़ रहे हो, रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ये वही चैप्टर है जो आपने फिजिक्स में भी पढ़े होंगे। जो आर्ट्स या कॉमर्स आर्ट्स के स्टूडेंट नहीं है, साइंस वाले स्टूडेंट है, उन्होंने फिजिक्स में भी ये टॉपिक पढ़े होंगे, तो उनको ये टॉपिक थोड़े आसान लगेंगे। तो बच्चों आओ मैं स्टार्ट कर देता हूँ ये बुक, ताकि आप जल्दी इसको समझ सको। तो पहले कुछ डेफिनेशन से बच्चों अपने स्टार्ट करेंगे, कुछ डेफिनेशन से। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है बच्चों? मैकेनिज्म से मिलकर बना हुआ बच्चों, मैकेनिज्म से। आपका जो जीरो चैप्टर है ना बच्चों, जीरो चैप्टर, उसके अंदर जितनी भी डेफिनेशन लिखी हुई है उन सभी को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो मैकेनिज्म, जो मैकेनिक्स वर्ड है बच्चों, मैकेनिज्म से मिलके बना हुआ है। और मैकेनिक्स के अंदर बच्चों अपने पास दो चीज आ जाएगी, एक तो आएगी स्टैटिक्स, जो आपकी बुक की है, स्टैटिक्स, जिसे बच्चों स्थिति विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थिति विज्ञान। थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, एक बेस कंसेप्ट है स्थिति विज्ञान। और सेकंड वी हैव डायनेमिक्स। डायनेमिक्स, डायनेमिक्स में बच्चों गतिक विज्ञान, गतिक विज्ञान। अब स्टैटिक का मतलब समझो बच्चों, वन बाय वन मैं आपको समझाता जाता हूँ। थोड़ा ब्रीफ में समझाऊंगा बच्चों, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि फिर अपना सिलेबस अलग रह जाएगा। बाकी आप सर्च कर लेना अच्छी तरीके से, इन टॉपिक को आप इतना पढ़ सकते हो। स्टैटिक का मतलब है जो स्थिति, स्थिति का मतलब है अगर कोई भी पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, अगर अगर मूव कर रहा है तो मूव ही कर रहा हो। और अगर किसी पोजीशन के अंदर रुका हुआ है तो वो रुका हुआ है उस स्थिति के अंदर। अपने उसके ऊपर जितने भी फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, जैसे कोई पार्टिकल है, अगर वो मूविंग है तो मूविंग ही रहना चाहिए। ठीक है? अगर कोई पार्टिकल है, वो एकदम पॉइंट आउट की पोजीशन के अंदर है, रुका हुआ है, अगर रुका हुआ है तो उसी कंडीशन के अंदर, ठीक है, मूविंग का मतलब है कि एक कांस्टेंट मूवमेंट के अंदर है, वो मूवमेंट चेंज ना हो रहा हो उसका, कांस्टेंट मूवमेंट के अंदर है। स्टैटिक का मतलब होता है उसकी स्थिति वही रहनी चाहिए, स्टैटिक पोजीशन रहनी चाहिए, यानी जैसा वो है वो वैसा ही रहना चाहिए। अगर गाड़ी चल रही है तो चलती ही रहनी चाहिए एक ही स्पीड से। ठीक है? अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहनी चाहिए उस कंडीशन में। उस कंडीशन में बच्चों, उस पार्टिकल पर, उस मैटर पर, ठीक है, जो भी बच्चों अभी मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूँ उन सभी का मतलब आपको बताऊंगा। उस पार्टिकल पर बच्चों जो भी फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, जो भी फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, उन सभी की अपने बच्चों क्या करेंगे, उन सभी की अपने बच्चों स्टडी करेंगे। तो वो जो स्टडी होती है वो किसके अंदर होती है बच्चों? स्टैटिक के अंदर होती है। स्टैटिक क्या है? मैकेनिज्म का एक क्या है बच्चों? ब्रांच है। मैकेनिक्स की क्या है बच्चों? एक ब्रांच है स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। ये साइंस के पार्ट है बच्चों, फिजिक्स के पार्ट है। ठीक है? ये स्टैटिक्स हो गया। बच्चों मैं आपको ब्रीफ के अंदर समझा रहा हूँ, मैं पहले ही कह रहा हूँ, डेफिनेशंस पे नहीं जा रहा मैं। आपको डेफिनेशन पढ़नी है तो बुक में आप पढ़ भी सकते हो। इसके बाद बच्चों बात करते हैं डायनेमिक्स। डायनेमिक्स जो आपकी बुक में पहले स्टार्ट करूंगा, डायनेमिक्स। डायनेमिक के अंदर देखो बच्चों, डायनेमिक के अंदर है कि कोई भी मैटर है तो उसके अंदर अगर वो कोई मैटर जो भी है उसके ऊपर अगर फोर्स लगे तो वो उसकी जो पोजीशन है उसको चेंज कर दे, उसकी पोजीशन को चेंज होता रहे, पोजीशन को चेंज कर दे या उसकी पोजीशन चेंज हो रही हो। ध्यान से सुनो मेरी बात, पोजीशन को चेंज कर दे, उसके ऊपर फोर्सेस जो लग रहे हैं वो उसकी पोजीशन को चेंज कर दे, या उस पार्टिकल की मूवमेंट चेंज हो रही हो, टाइम के साथ क्या हो रही है बच्चों, उस पार्टिकल की मूवमेंट क्या हो, मूवमेंट चेंज हो रही है। तो उसकी मूवमेंट को चेंज करने में, मूवमेंट चेंज हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही हो, तो उसकी मूवमेंट को चेंज करने में जो फोर्सेस बच्चों यूज हो रहे हैं अपने, उनके बारे में, जो बल यूज हो रहे हैं उनके बारे में अगर अपने बच्चों स्टडी करेंगे, तो वो जो स्टडी है बच्चों किसके अंडर की जाती है? डायनेमिक्स टॉपिक के अंदर की जाती है, या डायनेमिक बुक के अंदर बच्चों करते हैं अपने। आई होप सो आप सभी समझ चुके होंगे। इसके बाद बच्चों आप बहुत बार एक वर्ड सुनोगे, काइनेटिक्स। क्या वर्ड सुनोगे बच्चों? काइनेटिक्स। आई बात समझ? काइनेटिक्स, काइनेटिक्स, इसको बच्चों हिंदी में कहते हैं बल गति की, बल गति। अब बल गतिकी के अंदर बच्चों वैसे आपको वर्ड से ही पता चल गया, जो हिंदी वाला शब्द है बल गतिकी,
अब बल गति की वर्ड आपको कह रहा है कि कोई भी पार्टिकल है, अगर वो कैसा है, मूविंग है, तो उसके ऊपर कोई भी पार्टिकल है बच्चों, मूविंग की कंडीशन के अंदर उसके ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, उसकी मूवमेंट को जो फोर्सेस जनरेट कर रहे हैं, जो फोर्सेस उसकी मूवमेंट को क्या कर रहे हैं, जो जनरेट कर रहे हैं, तो उनके बारे में अगर अपने स्टडी करते हैं, तो वो बच्चों किसके अंदर आती है, काइनेटिक्स के अंदर आती है। किसके अंदर आती है बच्चों, काइनेटिक्स के अंदर आती है। और काइनेटिक्स के अंदर उस पार्टिकल की मूवमेंट और उसका जो बच्चों मास है, मास जिसे हिंदी में कहते हैं बच्चों द्रव्यमान, मास बच्चों, भार नहीं, मास के बारे में बात हो रही है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास एंड क्या कहते हैं उसका, भार। आई बात समझ। भार जो होता है बच्चों mg होता है, मास यानी द्रव्यमान, भार यानी वेट। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। जो बच्चों वेट होता है उसके अंदर क्या इंक्लूड हो जाता है बच्चों, एज यू नो, वेट के अंदर बच्चों जी इंक्लूड हो जाता है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स मास पे अप्लाई होता है, तो वो किस में कन्वर्ट होता है बच्चों, इन दैट कंडीशन इट विल कन्वर्ट इनटू वेट। आई होप सो आप सभी को ये बात समझ आई होगी। तो अगर इसकी हिंदी में अगर बात करें, काइनेटिक होती है गतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी गतिशील कण पर कार्यशील बल और द्रव्यमान के मध्य संबंधों अर्थात गति उत्पादक सभी भौतिक कारणों का अध्ययन किया जाता है। आई बच्चों बात समझ। जो मैंने अभी आपको बात एक्सप्लेन की है वही बात डेफिनेशन के अंदर है कि कोई भी पार्टिकल है, उसके ऊपर जब फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, तो इन दैट कंडीशन फोर्सेस और इसका जो मास है बच्चों, इसका जो भी मास है स्मॉल एम अगर ऐड करें, तो इनके बीच में जो भी रिलेशंस होंगे वो किस तरीके से वर्क करेंगे और क्या रिलेशंस होंगे उनके बारे में अगर अपन स्टडी करते हैं, तो वो काइनेटिक्स होती है बच्चों। क्या होती है, काइनेटिक। आई होप सो आपको बात समझ आ रही होगी। अब बच्चों नेक्स्ट अपने पढ़ लेते हैं कि मैटर क्या होता है, जो मैटर। ठीक है, मैटर वन बाय वन डेफिनेशन से बच्चों थोड़ी सी मैं फास्ट समझाऊंगा आपको। मैटर, मैटर यानी द्रव्य। मैटर या द्रव्य बच्चों होता है पार्टिकल, पार्टिकल। ठीक है, जो स्पेस के अंदर अपनी कोई भी जगह घेर लेता है, जैसे बच्चों गिलास है, जैसे गिलास है, वो बच्चों कोई ना कोई जगह तो घेरता ही है ना, गिलास हो गया। या आपकी जो साइकिल है, आपकी जो साइकिल है बच्चों, ये साइकिल मेरी डिजाइन वाली है, थोड़ी ध्यान से देख लेना। आपकी जो साइकिल है, तो बच्चों ये सारे के सारे क्या है, ये मैटर। ठीक है, कोई भी छोटे से छोटा पार्टिकल भी अगर स्पेस के अंदर कोई भी एक जगह घेर लेता है, तो बच्चों वो क्या है, पार्टिकल हो जाता है। आगे बात समझ, मैटर हो जाता है, द्रव्य हो जाता है। ठीक है, आ रही है बात समझ। इसकी डेफिनेशन है, द्रव्य वह है जो आकाश या स्पेस के अंदर बच्चों कोई एरिया कवर कर लेता है या क्षेत्र घेरता है, और जिसमें भार होता है बच्चों, भार। भार की बात हो रही है, फिर से मैं कह रहा हूँ, जिसमें भार होता है बच्चों, भार यानी mg, भार यानी mg हो बच्चों। छोटे से छोटा पार्टिकल हो, लेकिन उसके अंदर भार होना चाहिए बच्चों, उसका खुद का द्रव्यमान हो और उसके ऊपर जी अप्लाई हो रहा हो। कुछ अपने मैथमेटिक्स या फिजिक्स के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ते हैं जिसके अंदर अपने जी को नेग्लिजिबल करते हैं या इग्नोर करते हैं। तो इस मैटर के अंदर बच्चों जी को इग्नोर नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर बच्चों फोर्स भी अप्लाई करने पड़ेंगे अपने को। तो आई होप सो आपको मैटर समझ आया होगा। ऐसा कोई भी द्रव्य है जो स्पेस के अंदर बच्चों क्या घेरता हो, जगह घेरता हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट डेफिनेशन भी है पार्टिकल। अब पार्टिकल बच्चों वो होता है द्रव्य जिससे बना होता है, मैटर जिससे बना होता है, वो पार्टिकल है। पार्टिकल क्या है बच्चों, जैसे ये कोई भी सॉलिड है या कोई भी मैटर, तो मैटर का छोटे से छोटा पार्ट जो है ना बच्चों, वो क्या है, पार्टिकल, जिससे मैटर बना है। जो भी चीज बच्चों किसी से बनी है, वो भले ही कितनी भी छोटी हो, ठीक है, लेकिन अपने उसको इग्नोरेंस के अंदर नहीं लेके आ सकते। तो द्रव्य का वह छोटे से छोटा पार्ट, इन्फिनेटली स्मॉल, सबसे छोटा, सबसे छोटा, जितना आप सोच सकते हो उससे भी ज्यादा छोटा। ठीक है, और इतना छोटा कि उसके वो जो जगह घेरता है वो आपको दिखाई ना दे, बहुत कम जगह घेर रहा हो, बहुत ही नेग्लिजिबल। उसको क्या कहते हैं, अपने पार्टिकल कहते हैं बच्चों, हिंदी में कहते हैं कण। हिंदी में क्या वर्ड यूज करेंगे बच्चों, अपने कण वर्ड यूज करेंगे। आई बच्चों बात समझ। इसके बाद बच्चों बॉडी, इसके बाद क्या है अपने पास, बॉडी। बॉडी जिसको अपने पिंड शब्द यूज करेंगे बच्चों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, बॉडी या पिंड। आई बात समझ।
तो अब यही है मैटर, कोई भी मैटर है, जैसे साइकिल है, गिलास है, ठीक है, अपना कोई लैपटॉप है, ठीक है, जैसे अपना लैपटॉप है, आप जिस चेयर पे बैठे हो वो चेयर है, आप जिस चेयर पे बैठे हो वो चेयर है, ठीक है। इसका बच्चों कोई एक पार्ट, इसका कोई भी एक पार्ट है, बॉडी का एक पार्ट है, या पूरे को भी बॉडी कह सकते हैं वैसे, ठीक है। लेकिन इस मैटर का कोई भी एक पार्ट जिसके ऊपर अपने स्टडी करना चाहते हैं, जैसे बच्चों जैसे कोई पत्थर है, अब मैथमेटिक्स या फिजिक्स में क्या करते हैं कि ये पूरा पत्थर है, इसके ऊपर स्टडी ना करके इसका एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, ठीक है, पार्ट ले लेते हैं, इसके ऊपर क्या करते हैं बच्चों, स्टडी करते हैं। तो इस पार्ट को क्या करेंगे बच्चों, बॉडी का एक पार्ट है एक तरीके से, तो इसको बॉडी यूज करते हैं इसके लिए शब्द, ठीक है। और इसकी शेप बच्चों कुछ भी हो सकती है, इसकी शेप बच्चों कुछ भी हो सकती है, और ये इन्फानाइट पार्टिकल से मिलकर बना होता है बच्चों, इन्फानाइट पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जैसे बच्चों किसी भी इंसान को जैसे कोई बीमारी हो जाती है, तो पूरा बॉडी चेकअप के अलावा भी बहुत तरीके हैं कि उसके बॉडी का कोई छोटा सा पार्ट, या डॉक्टर किस तरीके से स्टडी कर लेते हैं, जैसे कैंसर के अंदर बच्चों बॉडी के एक छोटे से पार्ट से पता लगाया जाता है, उसका पार्ट्स ले लिया जाता है, छोटा सा पार्ट लिया जाता है, और उसके ऊपर स्टडी की जाती है कि हाँ भाई इसके अंदर क्या सिम्टम्स है। आई बच्चों बात समझ, तो वो है बॉडी, मैटर का एक बच्चों पार्ट कह सकते हैं अपने। आई बात समझ। इसके बाद देखो बच्चों, इसके बाद है बच्चों आपके पास स्मूथ बॉडी। ये वर्ड बच्चों याद रखना अच्छी तरीके से, स्मूथ बॉडी जिसके सरफेस बच्चों चिकना हो एक तरीके से, जिसका सरफेस क्या हो बच्चों, चिकना, जिस पर अपने एक्सटर्नल जो फोर्सेस अप्लाई करते हैं, वो बच्चों अप्लाई बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं। सरफेस कैसा हो बच्चों, चिकना हो, स्मूथ हो, सरफेस कैसा हो बच्चों, चिकना हो, समझ रहे हो। सरफेस चिकना होने से क्या होगा बच्चों, उस पिंड पे या उस बच्चों बॉडी पे जो आप फोर्स अप्लाई करोगे, तो वो बहुत कम इसके ऊपर इसको चेंज करेगी, इसकी जो पोजीशन है इसको बहुत कम चेंज कर पाएगी, समझे। जैसे चिकना घड़ा है, जैसे ये चिकना घड़ा है बच्चों, तो इसके ऊपर पानी ठहरता है क्या, चिकना घड़ा है इसके ऊपर पानी नहीं ठहरता ना, पानी क्या होगा बच्चों, नीचे आ जाएगा सारा का सारा। जैसे कोई ऑयली है, कोई भी बच्चों सरफेस अगर ऑयली सरफेस है, तो बच्चों उसके ऊपर भी अपने फोर्स अप्लाई करने की तो कोशिश करोगे, तो वो उतना नहीं होगा जितना आप अप्लाई कर रहे हो अपनी तरफ से। तो ऐसी जो बॉडी होती है बच्चों, उनको क्या कहा जाता है, स्मूथ बॉडी या चिकना पिंड कहा जाता है। क्या कह देते हैं बच्चों अपने उनको, चिकना पिंड बोल दिया जाता है उनको, चिकना पिंड। अगली बात समझ, मैं आपको ब्रीफ के अंदर बच्चों समझा रहा हूँ, डेफिनेशन आप बुक में से पढ़ सकते हो। यदि कोई पिंड अपने पृष्ठ पर अन्य पिंड की वास्तविक गति को अवरुद्ध करने में असमर्थ रहता है, ठीक है, वो ये कह रहा है कि कोई भी आपके पास पिंड है, बॉडी है, इसके ऊपर कोई दूसरा आप फोर्स अप्लाई करो, तो ये फोर्स उतना अप्लाई नहीं हो पाएगा जितना आप कर रहे हो। आफ्टर दैट रिजिड बॉडी, तो बच्चों इसका जस्ट उल्टा है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी वो होती है जिसके अंदर स्मूथनेस बच्चों बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम, ठीक है, यानी होती ही, एक तरीके से अपने कह सकते हैं होती ही नहीं। और इनके जो पार्टिकल्स है उनके बीच में डिस्टेंस बच्चों की होती है, कांस्टेंट रहती है, डिस्टेंस बच्चों कांस्टेंट रहती है। ये इंटरनल उसकी मैकेनिज्म जिस तरीके से वो बना हुआ है वो अपने बता रहे हैं। रिजिड बॉडी क्या होती है, जिसकी बॉडी पर एक तरीके से फ्रिक्शन होता है बच्चों, फ्रिक्शन होता है, उसके ऊपर जो आप फोर्स अप्लाई करोगे वो अपना ऑलमोस्ट पूरा फोर्स अप्लाई हो जाएगा। जैसे चिकना घड़ा नहीं, एक सरफेस ऐसी लो जो एकदम खुरदरी हो, जिसको खुरदरी रफ, अगर अपने सरफेस के बारे में बात करें, रफ सरफेस, तो उसके ऊपर जब आप पानी की एक बूंद गिरोगे तो वो पानी की बूंद नीचे तक पहुंचेगी नहीं, वो जो पानी की बूंद है, वो बॉडी जो है रिजिड बॉडी, वो उसको ऑब्जर्व कर लेगी, पूरा ही उसको सोच लेगी, या उसके अंदर चली जाएगी, या उसके ऊपर फोर्स पूरी तरीके से लग जाएगा। समझ रहे हो बात को। जैसे बच्चों कोई भी आपके पास ब्रिक है, ईंट है, ठीक है, इसके ऊपर आप पूरा फोर्स अप्लाई कर सकते हो, पूरा फोर्स आप अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जबकि कोई चिकनी सतह हो, तो उसके ऊपर आप जैसे अपने मार्बल का, अगर अपने घर में मार्बल लगा हुआ है नीचे फर्श के ऊपर, तो उसके ऊपर जब कोई ऑयल अगर आप गिरा दोगे, तो वो जो सरफेस अब बन जाएगी, वो बच्चों कैसी बन जाएगी, स्मूथ बॉडी की तरह बिहेव करेगी, स्मूथ बॉडी की तरह।
जबकि सिंपल ईंटों का अगर अपना कैसा है, आंगन ईंटों का है, तो वो बच्चों एक रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करता है। आई होप सो आप सभी को ये समझ आया हो। हाँ जी। नेक्स्ट भी है बच्चों, नेक्स्ट डेफिनेशन है बच्चों अपने पास रेस्ट। रेस्ट या विरामावस्था, रेस्ट या विरामावस्था। विरामावस्था के मतलब है बच्चों कि उसकी जो मूवमेंट है बच्चों, वो चेंज नहीं होगी। मूवमेंट में चेंज नहीं आ रहा बच्चों, ध्यान से समझना मैं जो बोल रहा हूँ। मूवमेंट में चेंज ना हो, चेंज नहीं, मूवमेंट में चेंज नहीं होने का मतलब क्या है? मूवमेंट में चेंज नहीं होने का मतलब बच्चों, अगर वो चल रहा है तो वो चलता ही रहे, अगर वो रुका हुआ है तो वो रुका ही रहे। लेकिन इस बात को थोड़ा और गहराई से समझो कि अगर कोई भी पार्टिकल है, कोई भी मैटर है, कोई भी बच्चों बॉडी है, उसके ऊपर एक्सटर्नल कोई भी फोर्स लग रही है और वो उसके रिस्पेक्टिव कोई भी मूवमेंट नहीं ले रही, कोई भी मूवमेंट नहीं ले रही, तो इन दैट कंडीशन द बॉडी इज इन रेस्ट पोजीशन। ठीक है। मूवमेंट कितना है बच्चों? जीरो। मूवमेंट कितना रहे इसके पार्टिकल के बीच में? जीरो मूवमेंट रहे। ठीक है। उस कंडीशन में कहा जाता है कि बॉडी कौन सी पोजीशन में? मतलब रेस्ट पोजीशन में है। जैसे बच्चों, रेस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे ये है, इधर से बच्चों मान लो कोई फोर्स लग रहा है, इधर से कोई फोर्स लग रहा है, इधर से भी कोई फोर्स लग रहा है, अगर दोनों फोर्स इक्वल है, अगर दोनों फोर्स इक्वल है तो बच्चों फोर्स तो अप्लाई हो रहा है, लेकिन बॉडी कैसी रहेगी बच्चों? रेस्ट की पोजीशन में रहेगी। कैसी पोजीशन में? रेस्ट की पोजीशन में रहेगी। और बच्चों इसी के जस्ट रिवर्स अगर अपने बात करें मोशन, मोशन तो इसका जस्ट उल्टा है। मोशन या गति, अगर अपने किसी बॉडी के ऊपर फोर्सेस अप्लाई करें और उसके पार्टिकल में क्या आ जाए बच्चों? मूवमेंट आ जाए, पार्टिकल में क्या है बच्चों? मूवमेंट होने लग जाए, तो उस केस के अंदर का क्या कहा जाता है कि बॉडी इज इन मोशन, कि बॉडी मोशन के अंदर है, जो पिंड है वो गतिमान है। जो पिंड है बच्चों वो कैसा है? गतिमान है। आई होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट मूव, मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट डेफिनेशन है बच्चों अपने पास, आपने सुनी तो काफी बार होगी, पढ़ी भी होगी। और नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अपने पास स्पीड। इसको हिंदी में बच्चों चाल कहते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, स्पीड या चाल। इसका बच्चों आपने हमेशा से फॉर्मूला पढ़ा ही हुआ है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम का मतलब बच्चों टी1 टाइम पे, टी1 टाइम पे और दो, दूसरा टाइम है टी2 टाइम। मान लो टी1 टाइम है सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे, और टी2 टाइम है बच्चों सुबह 8 बजे, 1 घंटे बाद। ठीक है। आपने बाइक स्टार्ट की, किसी एक पोजीशन पॉइंट ए से आपने बाइक स्टार्ट की टी1 पे, टी1 टाइम स्टार्ट हुआ 7 बजे स्टार्ट की, और आप 8 बजे टी2 पोजीशन पे या बी पोजीशन पे बच्चों पहुंच गए। ठीक है। जो भी आपका टाइम लगा, आपका टाइम का जो डिफरेंस है बच्चों क्या है? टी2 माइनस टी1, जो कि आपका आ रहा है 1 घंटा। ठीक है। 1 घंटा आ रहा है। और मान लो आप 1 घंटे के अंदर बाइक से बच्चों कितने चले? 40 किलोमीटर चले। तो ये जो बच्चों अब आपकी स्पीड है ना, 40 किलोमीटर पर आवर, ये बच्चों एवरेज स्पीड है। कैसी स्पीड है? 40 किलोमीटर पर आवर। ये बच्चों इसे चाल बोलते हैं, क्योंकि ये एवरेज होती है चाल, या बच्चों इसको स्पीड बोलते हैं। एवरेज क्यों है? क्योंकि बच्चों ऐसा नहीं है कि आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बस 40 की स्पीड ही रखी थी। कई बार कोई खड्डा आया तो आपने स्पीड धीरे कर ली थी, फिर आपने एक बार स्पीड बढ़ा दी थी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में आपको 1 घंटा लगा और 40 किलोमीटर चले, तो आप इसको नॉर्मली क्या बोल देते हो? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं वहां पे पहुंचा, तभी 1 घंटे में 40 किलोमीटर चले ना पॉइंट बी तक पहुंचने में। तो ये बच्चों एवरेज स्पीड है। एक तरीके से ये एवरेज है बच्चों, औसत है। एवरेज है बच्चों, औसत बोला जाता है इसको। समझ रहे हो बात को? ये एवरेज या औसत होता है बच्चों, इसके अंदर डायरेक्शन मैटर नहीं करता। डायरेक्शन मैटर नहीं करती, डायरेक्शन मैटर नहीं करती। एक तरीके से बच्चों ये स्केलर है। क्या? स्केलर एदिश है, ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है। आई बात समझ? अब इसी का बच्चों, इसी का अगर अपने थोड़ा सा नेक्स्ट अपने इसको और डीपली समझे, तो ये जो स्पीड है, ये टॉपिक बच्चों चेंज हो जाएगा वेलोसिटी के अंदर, जिसको अपने क्लास 10 से आप पढ़ते आ रहे हो, वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है बच्चों द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डी।
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसके अंदर बच्चों डायरेक्शन भी बहुत मैटर करती है। प्रतिस्थापन में, सॉरी, विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, ठीक है। ये क्या है बच्चों, वेलोसिटी है, या वेग बोलते हैं आप इसको बच्चों, वेग। अब बच्चों यहाँ पर है ना पॉइंट ए और पॉइंट बी, जो मैंने सीधा ही 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पे लिया था, अब 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पे नहीं है बच्चों, अब बहुत ही कम डिस्टेंस पे है ये। अगर पॉइंट ए पर v1 था स्पीड, और इस पे v2 थी, और इसमें टाइम t लगा था, तो बच्चों ये ए और बी के बीच में क्या है, डिस्टेंस बच्चों बहुत कम है। मैं देखो फिर से कह रहा हूँ, अब एवरेज स्पीड नहीं ले सकते अपने यहाँ पे, डिस्टेंस बहुत कम है, डिस्टेंस बहुत कम। और डायरेक्शन भी मैटर करेगी, डायरेक्शन भी मैटर करेगी, डायरेक्शन भी बच्चों इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो इस केस के अंदर जो अपनी वेलोसिटी है, वो बच्चों क्या होती है, वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी यानी डी बाई टी रहेगी। लेकिन यहाँ पे जो डी है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट यानी छोटा विस्थापन, छोटी डिस्टेंस, बहुत छोटी डिस्टेंस, छोटी डिस्टेंस के अंदर जो अपनी चीजों को समझते हैं, ठीक है, वो आ जाएगी बच्चों। उसकी स्पीड को अगर समझ रहे हैं तो वो आ जाएगी। अब स्पीड नहीं बोली जाएगी, वेलोसिटी बोली जाएगी। क्या बोली जाएगी बच्चों, वेलोसिटी बोली जाएगी। और ये एक बच्चों वेक्टर है, वेक्टर है ये, सदिश है बच्चों ये। वेलोसिटी कैसी है, सदिश होती है बच्चों, इसके अंदर डायरेक्शन मैटर करता है, ठीक है। ये पार्टिकल अगर इधर मूव कर रहा है, अगर v1 स्पीड से मूव कर रहा है, तो अगर a से b की तरफ v1 है, तो a से बच्चों c की तरफ माइनस का v1 होगा, क्योंकि डायरेक्शन अगर चेंज हो जाएगी। उसी स्पीड से अगर इधर चले, उसी स्पीड से अगर इधर चले, तो माइनस का v1 हो जाएगा बच्चों। स्पीड, सॉरी, स्पीड वर्ड गलत गलत यूज कर रहा हूं मैं, यहाँ पे वेलोसिटी वर्ड यूज होगा, ठीक है। आई होप सो आपको बात समझ आई होगी। इसके बाद बच्चों आपने पढ़ा है टॉपिक कौन सा, त्वरण या एक्सिलरेशन, त्वरण या बच्चों एक्सिलरेशन। जो आर्ट्स के बच्चे हैं वो थोड़े ध्यान से सुन लेना, साइंस वालों को तो फिर भी सब कुछ पता होगा ऑलमोस्ट ये, क्योंकि वो फिजिक्स में पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो बच्चों जो अपनी वेलोसिटी होती है ना बच्चों, वेलोसिटी, उसको dx बाई dt भी कहते हैं बच्चों, dx बाई dt। अगर ये डिस्टेंस x हो, तो आपको पता है x के अंदर, डिस्टेंस के अंदर यानी डिस्प्लेसमेंट के अंदर टाइम के रिस्पेक्ट चेंज होगा, उसी को क्या कहेंगे अपने, dx बाई dt, यानी वेलोसिटी बोला जाएगा। और बच्चों वेलोसिटी के अंदर जो चेंज होता है उसको अपने एक्सीलरेशन बोल देते हैं, dv बाई dt, ठीक है। ये v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1 है एक तरीके से, ठीक है। लेकिन बहुत ही छोटे डिस्टेंस के अंदर, मैं पहले ही कह रहा हूँ, बहुत ही छोटे डिस्टेंस के अंदर इसको चेक किया जाता है। आई बात समझ। तो ये क्या है बच्चों, अपना एक्सीलरेशन है। क्या है बच्चों, एक्सीलरेशन। त्वरण को बच्चों अपने एफ से भी शो करते हैं, किससे शो करते हैं बच्चों, एफ से, एफ से भी इसको शो किया जाता है। आई बच्चों बात समझ। त्वरण या बच्चों एक्सीलरेशन को अपने एफ से भी शो करते हैं। तो आई होप सो बच्चों आप सभी को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। यानी एफ को बच्चों अपने क्या लिख सकते हैं, डीवी बाई डी टी। एफ क्या हो जाएगा बच्चों, डीवी बाई डी टी। और ऐसे ही बच्चों एफ को और क्या लिख सकते हैं अपने, वी को क्या लिखा था बच्चों मैंने, डी बाई डी टी पढ़ा रहे थे, तो वी को क्या लिखा था मैंने, डी एक्स बाई डी टी लिखा था। तो ये इस तरीके से एफ को अपने क्या लिख सकते हैं, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यानी डिस्प्लेसमेंट में टाइम की रिस्पेक्ट दो बार चेंज, ठीक है, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों एफ का एक फॉर्मूला और है, जैसे एफ डीवी बाई डी टी होता है ना, तो इसको आप क्या करो, डी डी एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, डी एक्स से। तो बच्चों ये dv बाई डी एक्स अलग पड़ा रहेगा, ये dx बाई dt क्या बन जाएगा, ये dv बाई dx तो बच्चों अलग पड़ा रहा, और ये dx बाई dt क्या बन गया बच्चों, v बन गया। तो इसको v dv बाई dx भी लिखा जाता है। अब कुछ जगह के अंदर, कुछ बुक्स के अंदर, या x की जगह बच्चों s यूज करता है, x डिस्टेंस है ना, उसकी जगह बच्चों वो क्या यूज कर लेता है, x यूज कर लेता है। तो आपका ये जो फॉर्मूला है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर x की जगह s यूज होगा तो dv बाई dt जो है,
इसको बच्चों आप डी एस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, एस है वही, एस क्या बच्चों डिस्प्लेसमेंट ही है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, छोटी डिस्टेंस। तो अब ये ds बाई डी टी बच्चों से वही हो गया, ds बाई डी टी वी हो जाएगा, और ये dv बाई ds बच्चों पड़ा रहेगा। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है फोर्स का, F इक्वल वी dv बाई ds। तो आई होप सो आप सभी को ये समझ आ चुका होगा। तो बच्चों इस लेक्चर को आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर लेना ये लेक्चर, और अच्छा लगा हो तो बच्चों लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना, और बता देना कि आपको लेक्चर कैसा लगा है, और आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए ये भी मुझे बता दीजिएगा। और बुक के अंदर बच्चों जितनी भी डेफिनेशन है उनको आप एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेना। न्यूटन के जितने भी लॉ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये बच्चे आपने पढ़ा हुआ है फिजिक्स के अंदर, इनको एक बार फिर से आप पढ़ लीजिएगा। इनकी बच्चों यूनिट्स पढ़ लेना कि न्यूटन, एक ही न्यूटन कितना होता है, वेट क्या होता है बच्चों, वेट वैसे मैंने आपको बताया हुआ है वेट क्या होता है, अभी बताया था थोड़ा। वेट क्या होता है बच्चों, वेट के अंदर क्या इंक्लूड हो जाता है, जो वेट होता है बच्चों, मास जो होता है ना बच्चों, मास उसके ऊपर जो ग्रेविटेशन अप्लाई हो जाता है, तो उसको बच्चों क्या कहा जाता है, वेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, वेट कहा जाता है। आइए बच्चों बात समझ, 1 kg जो वेट होता है ना, 1 kg वेट जो होता है बच्चों, उसमें 9.81 न्यूटन होता है। कितना फोर्स अप्लाई हो रहा होता है, 1 kg भार 2.81 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता है बच्चों, 2.81 न्यूटन। और जो 1 ग्राम होता है बच्चों, 1 ग्राम जो होता है वो 981 डाइन फोर्स बच्चों क्या करती है, अप्लाई करती है। न्यूटन जो है बच्चों ये एमकेएस के अंदर हो गया, ठीक है। अब आर्ट्स वालों को थोड़ा सा कम समझ आ रहा होगा, और ये सीजीएस के अंदर हो गया। मैं फिर से बता देता हूँ, आर्ट्स वालों ध्यान से सुनो, किसी भी ये जो यूनिट लगाते हैं ना अपने, जैसे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर ये लगाते हैं, तो जब केजी को न्यूटन के अंदर लिखा जाता है ना बच्चों, तो ये एमकेएस में लिखा जाता है। एमकेएस का मतलब है ये मास हो गया, ये केजी के अंदर हो गया, ये सेकंड हो गया, ठीक है। आई बात समझ, मास का मेजरमेंट हो गया, केजी के अंदर हो गया। एमकेएस ये एक तरीके से क्या है, एक प्रणाली है जिसके अंदर मेजरमेंट किया जाता है, किसके अंदर मेजरमेंट किया जाता है। आई बच्चों बात समझ, एमकेएस एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंदर चीजों का मेजरमेंट किया जाता है, वेट का, लेंथ का, या प्रेशर का, इन सभी का मेजरमेंट किया जाता है। सीजीएस भी वही एक सिस्टम है, एक प्रणाली है जिसके अंदर इनका मेजरमेंट किया जाता है। बस इसके अंदर केजी को अपने, इसको न्यूटन के अंदर अपने शो कर रहे हैं 9.81, और ग्राम को अपने 981 टाइम की फॉर्म के अंदर यूज कर रहे हैं। तो आई होप सो आप सभी को ये समझ आ रहा होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक आप ये सारी डेफिनेशन अच्छी तरीके से समझ लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।